Hello aspirants, my name is Drishti Jain and I welcome you to the series of घटना सूत्र। मैं सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैं और मेरी यूपीएससी की दोस्ती काफ़ी पुरानी है। मैंने 3 सीएसई के मेंस और 2 फॉरेस्ट के मेंस और 2 इंटरव्यू दिए हुए हैं यूपीएससी में। मैं इस घटना सूत्र सीरीज़ में अपना पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी और किस तरीके से किस चीज़ को पढ़ा और याद किया जा सकता है, क्योंकि यूपीएससी में पढ़ाई तो सभी करते हैं लेकिन सही तरीके से और सही गाइडेंस के साथ पढ़ाई करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम पीटी 365 डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी क्रिस्प और कॉम्प्रिहेंसिव होगा, जो प्रीलिम्स के लिए इनफ और सफिशेंट होगा। मेरी कोशिश रहेगी कि बहुत ही कम समय में आपका ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम साथ ही ट्राई करेंगे कि उसका स्टैटिक से लिंकेज और लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप बस इस वीडियो को 3 से 4 बार अच्छे से देख लीजिए एंड आई एम श्योर कि आपका पूरा करंट अफेयर्स पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से हो जाएगा। तो बिना देरी किए चलो लेट्स स्टार्ट पीटी 365। नेक्स्ट टॉपिक जहाँ पे हमने लास्ट वीडियो में एंड किया था, तो द नेक्स्ट टॉपिक है सेंटर स्टेट रिलेशंस। तो सेंटर स्टेट रिलेशन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे फिस्कल फेडरलिज्म। तो फिस्कल फेडरलिज्म में हम आते हैं। न्यूज़ में क्यों है, रिसेंटली सम स्टेट्स हैव मूव्ड द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द सेंटर फॉर डिस्प्यूट्स ओवर शेयरिंग ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो बहुत सारे स्टेट्स अभी सुप्रीम कोर्ट के पास गए थे ड्यू टू शेयरिंग ऑफ, मतलब इशू आया था फाइनेंशियल रिसोर्सेज शेयर करने के लिए। तो फिस्कल फेडरलिज्म क्या है, इट रेफर्स टू हाउ फेडरल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट्स, जो तीनों लेवल की बॉडीज़ हैं, शेयर फंडिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ विद इन इंडियाज़ फेडरल सिस्टम। अब कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरलिज्म के बारे में पढ़ते हैं। तो 7 शेड्यूल में बेसिकली लिखा हुआ है, तो कॉन्स्टिट्यूशन डिलीनिएट्स टैक्स बेसिस का डिलीनिएशन करता है बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, आर्टिकल 246। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू की बात करते हैं, तो क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्स रेवेन्यूज बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। टैक्स लेवीड एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर बट होली असाइंड टू स्टेट्स, फर्स्ट है ये। फिर लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी की बात करते हैं इन इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स, 269A के अंदर है, विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ जीएसटी काउंसिल। फिर तीसरा है टैक्सेस लेवीड एंड कलेक्टेड बाय यूनियन, कॉर्पोरेशन टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स, सेंट्रल जीएसटी एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, आर्टिकल 270 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन। तो फाइनेंस कमीशन की भी बात आ गई। फिर आते हैं बेसिस ऑफ डिवोल्यूशन। तो एक है वर्टिकल डिवोल्यूशन, एक है हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। तो वर्टिकल डिवोल्यूशन में शेयर ऑफ स्टेट्स फ्रॉम डिविजिबल पूल, तो डिविजिबल पूल में से क्या शेयर रहेगा, अभी 41% है, विच स्टैंड्स एट 41% बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन। तो 15th फाइनेंस कमीशन ने बोला है 41% के डिवोल्यूशन के लिए। हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन मतलब अमंग द स्टेट्स। तो अमंग द स्टेट्स में क्या है कि किस स्टेट को कितना मिलेगा, तो उसका भी एक क्राइटेरिया होता है। तो किस बेसिस पे होगा, इनकम डिस्टेंस के हिसाब से होगा, एरिया के हिसाब से होगा, पॉपुलेशन के हिसाब से होगा, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस के हिसाब से होगा, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी के हिसाब से होगा और टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट्स के हिसाब से होगा। तो इनकम डिस्टेंस के हिसाब से क्या है, 45% है, एरिया के हिसाब से 15% है, पॉपुलेशन के हिसाब से 15% है, डेमोग्राफिक परसेंट के हिसाब से 12.5% है, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी के हिसाब से 10% है और टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट्स के हिसाब से 2.5% है। अब ग्रांट्स एंड एड की बात करते हैं। तो सेंटर प्रोवाइड्स ग्रांट्स एंड एड टू स्टेट्स एज पर आर्टिकल 275। तो आर्टिकल 275 के हिसाब से ग्रांट्स एंड एड होता है। बोरोइंग्स की बात करते हैं, तो आर्टिकल 292 के हिसाब से यूनियन गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू बोरो मनी आइदर विद इन और आउटसाइड द कंट्री, वाइल अंडर आर्टिकल 293 स्टेट गवर्नमेंट कैन बोरो ओनली विद इन इंडिया। ये इंपॉर्टेंट क्लॉज है कि 292 के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट अंदर, मतलब विद इन द कंट्री और आउटसाइड द कंट्री कहीं से भी बोरो कर सकता है, लेकिन 293 के हिसाब से जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सिर्फ इंडिया में से बोरो कर सकती है, अंदर से, नॉट फ्रॉम अब्रॉड। ऑल्सो इफ अ स्टेट इज इनडेटेड टू यूनियन इट कैन नॉट रिजॉर्ट टू फर्दर बोरोइंग्स विदाउट प्रायर कंसेंट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। यदि मान लो कोई एक स्टेट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से उधार लिया और अभी चुकाया नहीं है, तो फर्दर बोरोइंग करने के पहले उसको यूनियन गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा। अब फाइनेंस कमीशन, तो आर्टिकल 280 प्रोवाइड्स फॉर फाइनेंस कमीशन टू एडजुडिकेट शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। तो शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज के लिए बोलते हैं, ठीक है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट, स्टेटस ऑफ स्टेट फाइनेंसेस। तो स्टेट्स फाइनेंस 58% ऑफ देयर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फ्रॉम द रेवेन्यू सोर्सेज। तो स्टेट फाइनेंस ओनली 58% ऑफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो खुद के रेवेन्यू से करते हैं, ठीक है। डेट टू जीडीपी रेशियो ऑफ स्टेट स्टैंड्स एट 27%, 27.5%।
फिर आते हैं हम सोर्सेज ऑफ स्टेट रेवेन्यू। तो स्टेट के पास रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आता है, तो एक टैक्स रेवेन्यू होता है, एक नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है, ग्रांट्स फ्रॉम यूनियन गवर्नमेंट होता है। तो टैक्स रेवेन्यू में क्या है, एक स्टेट का ओन टैक्स रेवेन्यू है। फिर डिवोल्यूशन फ्रॉम सेंटर, तो उसको खुद को रेवेन्यू कहाँ से मिलता है, इनकम पे जो आता है उससे। फिर प्रॉपर्टी एंड कैपिटल ट्रांजेक्शन्स पे, ठीक है। फिर सेंटर पे से कहाँ से आता है, कमोडिटीज़ एंड सर्विसेज से। फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू में डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट्स फ्रॉम पीएससीज एंड फी फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, ठीक है। फिर ग्रांट्स फ्रॉम यूनियन गवर्नमेंट, तो डिजास्टर रिलीफ ग्रांट्स होते हैं, ग्रांट्स फॉर लोकल बॉडीज़ होते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स होते हैं, ठीक है। डिजास्टर रिलीफ ग्रांट्स, ग्रांट्स फॉर लोकल बॉडीज़ और रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट। तो ये 3 तरीके हो गए स्टेट के, मतलब पैसे, स्टेट के पास पैसे कहाँ कहाँ से आते हैं, ठीक है। तो ये समझ आया बेसिकली फिस्कल फेडरलिज्म का जो हमने पढ़ा सेंटर स्टेट रिलेशन के अंदर, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वाज डिमांडेड बाय बिहार एंड आंध्र प्रदेश। किसने किसने डिमांड किया, बिहार और आंध्र प्रदेश ने। अब अबाउट स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस इज अ क्लासिफिकेशन गिवन बाय सेंटर टू असिस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ दो स्टेट्स दैट फेस जोग्राफिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस। तो ये क्लासिफिकेशन है जो सेंटर ग्रांट करता है ऐसे स्टेट्स को जो जोग्राफिकल और सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस फेस करते हैं। इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1969 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 5th फाइनेंस कमीशन। तो 5th फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंडेशन दी थी। इन 1969 जम्मू कश्मीर, आसाम, नागालैंड वर ग्रांटेड स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, उनको स्टेटस मिला था, ठीक है। फिर लेटर सिक्किम एंड त्रिपुरा वर गिवन स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर, आसाम और नागालैंड को मिला था, उसके बाद सिक्किम, त्रिपुरा को मिला था। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस स्टेट्स यूज टू रिसीव ग्रांट्स बेस्ड ऑन गडगिल मुखर्जी फार्मूला। तो इनको ग्रांट्स मिलती थी, स्पेशल ग्रांट्स बेस्ड ऑन गडगिल मुखर्जी फार्मूला। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट इंक्लूड एनी प्रोविजन फॉर कैटेगराइजेशन ऑफ एनी स्टेट इन SCS, ठीक है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है, लेकिन however a wide range of special provisions are available to many states that has been listed under Article 371, 371A to 371H and 371J. On the recommendation of 14th Finance Commission, special category states ceased to exist. 14th Finance Commission के recommendation के बाद ये वाला formula हट गया। Current special funding pattern to northeastern and Himalayan states etc. is on account of recommendations of subgroup of chief minister and not as per their special category status. तो मतलब 14th फाइनेंस कमीशन के बाद स्पेशल कैटेगरी स्टेटस हट गया। अब क्राइटेरिया क्या था स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देने का, हिली एंड डिफिकल्ट टेरेन है, लो पॉपुलेशन डेंसिटी हो यदि, या साइजेबल शेयर ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन हो, फिर स्ट्रैटेजिक लोकेशन हो अलॉन्ग बॉर्डर्स विद नेबरिंग कंट्रीज़, फिर इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल बैकवर्डनेस हो, फिर नॉन वायबल नेचर हो स्टेट फाइनेंसेस। फिर स्पेशल पैकेजेस की बात करते हैं तो रिसेंटली चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार एंड आंध्र प्रदेश हैड डिमांडेड अ स्पेशल फाइनेंशियल पैकेज फॉर द रिस्पेक्टिव स्टेट्स। Special package refers to support provided to states facing geographical and socio-economic challenges. Special packages are purely discretionary. तो ये क्या होता है, they may be need based but the need is not the proximate reason for granting a special package. तो special package देने का ये कोई specific criteria नहीं है. It is an additional grant under Article 282 which falls under miscellaneous financial provisions. किसके अंदर आता है, miscellaneous financial provisions. फिर आर्टिकल 282 जो डिस्क्रिशनरी ग्रांट है, एम्पावर्स सेंटर एंड स्टेट टू मेक एनी ग्रांट्स फॉर एनी पब्लिक पर्पस इवन इफ इट इज़ नॉट विद इन देयर रिस्पेक्टिव लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं 6 शेड्यूल के बारे में। तो 6 शेड्यूल बेसिकली हम शेड्यूल पढ़ रहे हैं, लेकिन शेड्यूल से PYQs बहुत सारे आए हैं। तो शेड्यूल में PYQs पूछता है कि फर्स्ट शेड्यूल क्या है, सेकेंड शेड्यूल क्या है, थर्ड शेड्यूल क्या है, या पंचायती राज के शेड्यूल में दिया गया है, ये सब, ठीक है। तो अब 6 शेड्यूल में देखते हैं। तो देयर इज़ एन इंक्रीज डिमांड फॉर इंक्लूजन ऑफ लद्दाख इन 6 शेड्यूल। लद्दाख को 6 शेड्यूल में इंक्लूड करने की बात हो रही है। 6 शेड्यूल में क्या है, अंडर आर्टिकल 244 क्लॉज 2 रिजल्टेड फ्रॉम बारदोलोई कमेटीज रिकमेंडेशन। किसकी, बारदोलोई कमेटी के रिकमेंडेशन से। इट एम्पावर्स गवर्नर टू क्रिएट ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एंड ऑटोनॉमस रीजनल काउंसिल इन 6 शेड्यूल एरिया स्टेट्स, ठीक है। फिर ADCs क्या होते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन 30 मेंबर्स, 4 नॉमिनेटेड बाय गवर्नर एंड 26 इलेक्टेड। तो 30 मेंबर्स होते हैं इसमें। अभी प्रेजेंटली 10 ADCs फंक्शन कर रहे हैं 4 स्टेट्स में। अब ARCs क्या होते हैं, कवर्स अ स्पेसिफिक ट्राइब। मतलब एक है ADC है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और ARC है ऑटोनॉमस रीजनल काउंसिल। ARCs कवर अ स्पेसिफिक ट्राइब विद इन अ रीजन ऑफ ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट। तो एक रीजन के अंदर ARC रहेगा। ADC एंड ARC हैव द पावर टू मेक लॉ on subjects like forest management, agriculture, inheritance, marriage and social customs. They also have the power to collect land revenue. वो land revenue भी collect कर सकते हैं, tax भी impose कर सकते हैं, regulate trading, collect royalties from the mineral extraction, ठीक है।
ये काम वो कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन फिफ्थ शेड्यूल एंड सिक्स शेड्यूल। तो फिफ्थ शेड्यूल की एप्लीकेबिलिटी है सर्टेन शेड्यूल्ड एरियाज डिक्लेयर्ड बाय प्रेसिडेंट इन एनी स्टेट ऑफ इंडिया। सर्टेन शेड्यूल्ड एरियाज फिफ्थ शेड्यूल में, अभी करेंटली 10 स्टेट्स हैं। फिर सिक्स शेड्यूल की बात करें तो आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम 4 जगह अप्लाई होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी फिफ्थ शेड्यूल की ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल है और यहाँ पे एडीसी और एआरसी है जो भी हमने पढ़ा। पावर्स हैं ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल बीइंग द क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स हैज़ लिमिटेड पावर विच आर मोस्टली एग्जीक्यूटिव। तो ये पावर्स मोस्टली एग्जीक्यूटिव हैं। फिर सिक्स शेड्यूल क्या है, एक्सटेंसिव पावर्स हैं इंक्लूडिंग एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल पावर्स, ऑल आर डिराइव्ड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन। फिफ्थ शेड्यूल एप्लीकेबल है यहाँ पे पेसा एक्ट और सिक्स शेड्यूल में एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर होगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। रिसेंटली June 2 मार्क्स द 10 years ऑफ फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना स्टेट्स। तो June 2 को 10 साल हो जाएंगे तेलंगाना स्टेट के फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, यहाँ पे ना एक सेकेंड, इसमें हम देखेंगे क्या होता है प्रोसीजर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स का। ठीक है, तो आर्टिकल 3 में प्रोविजंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स हैं, अल्टरेशन ऑफ एरियाज है, बाउंड्रीज हैं और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स लिखा हुआ है। ठीक है, बाउंड्रीज हैं, नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं। फिर अब इसमें इस आर्टिकल के हिसाब से क्या है पावर, पार्लियामेंट में बाय लॉ फॉर्म अ न्यू स्टेट, एक नया स्टेट बना सकता है। कैसे, बाय सेपरेटिंग टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट, यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट्स, कोई एक टेरिटरी को अलग करके स्टेट से, 2 और 2 स्टेट के एरिया को मिला के, यूनाइटिंग पार्ट्स ऑफ स्टेट एंड एनी टेरिटरी टू एनी दैट, मतलब एक पार्ट को यहाँ से हटा के एक पार्ट को यहाँ से हटा के एक नया स्टेट बनाना। ठीक है, फिर नेक्स्ट है प्रेसिडेंशियल रिकमेंडेशन लगती है। तो सच बिल शैल बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट ओनली ऑन द प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन। तो किसी भी हाउस में यदि इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो सिर्फ प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पे। फिर नेक्स्ट है कंसल्टेशन विद स्टेट लेजिस्लेचर्स। तो बिफोर रिकमेंडिंग अ बिल विच अफेक्ट्स एरिया, बाउंड्रीज और नेम ऑफ एनी ऑफ द स्टेट्स, प्रेसिडेंट शैल रेफर दिस बिल टू लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट। तो क्या करेगा, एक बिल को रिकमेंड करने के पहले प्रेसिडेंट है ना वो रेफर करेंगे इस बिल को लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट को, उस स्टेट के लेजिस्लेचर को, उनका रिव्यू चाहिए रहेगा और अपन को विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम। फिर पार्लियामेंट कैन क्रिएट अ न्यू स्टेट थ्रू ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन, मतलब सिंपल मेजॉरिटी से कर सकते हैं स्टेट का क्रिएशन। ठीक है, फिर फॉर्मेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू क्रिएट न्यू डिस्ट्रिक्ट्स और अल्टर और एबॉलिश एग्जिस्टिंग वंस इन स्टेट्स। तो डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होता है कि नया डिस्ट्रिक्ट बना सकता है, अल्टर कर सकता है, एबॉलिश कर सकते हैं। चेंजेस कैन बी मेड बाय पासिंग एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर और लॉ इन द स्टेट असेंबली। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स क्लियर होगा। अब जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स क्या है इससे रिलेटेड, रीऑर्गेनाइजेशन से ऑफ स्टेट से रिलेटेड। ठीक है, तो बेरूबारी यूनियन केस है 1960 का, जिसमें एससी अपहेल्ड दैट पावर ऑफ पार्लियामेंट टू डिमिनिश द एरिया ऑफ स्टेट, किसी स्टेट के एरिया को कम करना जो आर्टिकल 3 में है, डज नॉट कवर द सेसेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी टू अ फॉरेन कंट्री। मतलब किसी स्टेट के एरिया को कम करना जो आर्टिकल 3 में पावर है सेंटर के पास, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप उस टेरिटरी को इंडियन टेरिटरी से ही हटा के दूसरे कंट्री को दे दो। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है इंडियन टेरिटरी कैन बी सीडेड टू अ फॉरेन स्टेट ओनली बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। यदि आपको किसी इंडियन टेरिटरी को किसी फॉरेन कंट्री को देना है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। फिर कंसिक्वेंटली 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1960 वॉज एनेक्टेड टू ट्रांसफर टेरिटरी टू पाकिस्तान। तो 1960 में अमेंडमेंट हुआ था 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें टेरिटरी को पाकिस्तान को दिए थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन या कमेटी। तो उसमें है एस.के. धार कमीशन 1948 की, जो रिकमेंडेड रीऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस रेदर देन लिंग्विस्टिक फैक्टर। ठीक है, फिर जेवीपी कमेटी थी नेम्ड आफ्टर द मेंबर्स जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पट्टाभी सीतारमैया 1948 में, जिसने रिजेक्ट किया था लैंग्वेज एज द क्राइटेरिया बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। तो मतलब बेसिकली हमको ये याद रखना है जेवीपी कमेटी ने रिजेक्ट किया था लैंग्वेज के क्राइटेरिया को। फिर फजल अली कमीशन थी 1953 में, जिन्होंने 4 फैक्टर्स बताए थे स्टेट के रीऑर्गेनाइजेशन के लिए। पहला है प्रिजर्वेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी, फिर फाइनेंसिंग इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशंस, प्लानिंग एंड प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल एंड नेशन एज अ होल। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें थी। फिर फजल अली कमीशन रिकमेंडेड फॉर फॉर्मेशन ऑफ 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज। फजल अली कमीशन ने क्या बोला था कि 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बनेंगे, और उनके रिकमेंडेशंस को कॉन्स्टिट्यूशनल 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 से हमने मान लिया था। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स वाला टॉपिक। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अल्टरनेटिव जुडिशियल
अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, ठीक है। तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट हैज़ लॉन्च्ड ऑनलाइन मीडिएशन ट्रेनिंग वेब पोर्टल। तो अभी ऑनलाइन मीडिएशन ट्रेनिंग वेब पोर्टल लॉन्च किया है सुप्रीम कोर्ट ने। इट इज़ डेवलप्ड कोलैबोरेटिवली बाय नालसा एंड मीडिएशन एंड कंसीलिएशन प्रोजेक्ट कमेटी। तो किसने? नालसा और मीडिएशन एंड कंसीलिएशन प्रोजेक्ट कमेटी ने मिलकर डेवलप किया है। MCPC was constituted by Supreme Court of India in 2005 to oversee effective implementation of mediation and conciliation in the country, ठीक है, ओवरसी करने के लिए। It provides comprehensive training in mediation to legal professionals across the country and promotes alternative dispute resolution mechanism। तो alternative dispute resolution mechanism को प्रमोट करता है। अब अबाउट ADR की बात करें तो ADR is a process in which disputes are addressed and settled outside of the courtroom। तो कोर्ट रूम के बाहर ये डिस्प्यूट सेटल हो जाते हैं। इट ऑफर्स टू रिजॉल्व ऑल टाइप्स ऑफ मैटर्स इंक्लूडिंग सिविल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड यूजेस न्यूट्रल थर्ड पार्टी टू कम्युनिकेट एंड रिजॉल्व डिस्प्यूट। और क्या करता है? न्यूट्रल थर्ड पार्टी को यूज़ करता है कम्युनिकेट करने के लिए और डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ ADR। तो टाइप्स ऑफ ADR कौन कौन से होते हैं ये भी हमको देखना इंपॉर्टेंट है। आर्बिट्रेशन होता है, मीडिएशन होता है, कंसिलेशन होता है, नेगोशिएशन होता है और कोलैबोरेटिव लॉ होता है। आर्बिट्रेशन में क्या होता है? एक न्यूट्रल आर्बिट्रेटर होता है, रेंडर्स अ डिसीजन कॉल्ड एन अवॉर्ड। तो वो अवॉर्ड देता है आफ्टर देयर हैज़ बीन अ प्रेजेंटेशन ऑफ एविडेंस। तो वो एक अवॉर्ड देता है आर्बिट्रेशन, मतलब जब आप स्पेसिफिक एविडेंस सामने रख दो तब। फिर मीडिएशन की बात आती है तो एक वेरी फ्लेक्सिबल प्रोसेस है दैट कैन बी इफेक्टिवली यूज्ड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिस्प्यूट। तो वो कभी भी यूज़ किया जा सकता है जब भी डिस्प्यूट चल रहा है उस बीच में भी। फिर कंसीलिएशन होता है, न्यूट्रल थर्ड पार्टी होती है जो कम्युनिकेट करती है विद पार्टीज़। कोई एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी होगी, ठीक है, दोनों पार्टी से कम्युनिकेट करेगी और इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करेगी और सेटलमेंट ऑप्शंस रखेगी। फिर चौथा है नेगोशिएशन। तो ट्रेडिशनली ऑकर्स डायरेक्टली बिटवीन पार्टीज़, तो पार्टीज़ के बीच में ही होता है डायरेक्टली, एंड देयर काउंसिल एंड डज नॉट इन्वॉल्व अ न्यूट्रल थर्ड पार्टी। कोई न्यूट्रल थर्ड पार्टी नहीं रहती है। फिर कोलैबोरेटिव लॉ होती है जिसमें बोथ पार्टीज़ आर प्रेजेंटेड बाय अ कोलैबोरेटिव अटॉर्नी एंड बोथ पार्टीज एग्री नॉट टू लिटिगेट। तो कोलैबोरेटिव अटॉर्नी के साथ होते हैं और बोथ पार्टीज एग्री नॉट टू लिटिगेट, मतलब आगे लिटिगेशन नहीं करेंगे, ठीक है। फिर एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क्स क्या है आर्बिट्रेशन के लिए? तो डोमेस्टिक में क्या फ्रेमवर्क है? आर्बिट्रेशन एंड काउंसिलेशन एक्ट 1996 एज पर UN सेट्राल मॉडल लॉ। UN की जो मॉडल, UN सेट्राल का मॉडल लॉ है ना जो आर्बिट्रेशन और काउंसिलेशन के लिए, उसके हिसाब से बना है आर्बिट्रेशन एंड काउंसिलेशन एक्ट 1996। एप्लीकेबल टू ऑल काइंड्स ऑफ आर्बिट्रेशंस इंक्लूडिंग कमर्शियल डिस्प्यूट्स। तो एक इस सब चीज़ के लिए एप्लीकेबल है इंक्लूडिंग कमर्शियल डिस्प्यूट्स। एक्ट हैज़ बीन अमेंडेड इन ईयर्स 2015, 2019 और 2021। तो 15 में, 19 में और 2021 तीनों साल मतलब 3 बार अमेंड हो चुका है। फिर आर्बिट्रेशन एंड काउंसिलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2021 अलाउज फॉर अनकंडीशनल स्टे ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड्स। तो बोलता है अनकंडीशनल स्टे के लिए अलाउ करता है आर्बिट्रल अवार्ड के एनफोर्समेंट को जब आर्बिट्रल एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट और अवार्ड इटसेल्फ वर ऑब्टेन्ड थ्रू फ्रॉड और करप्शन। जो आर्बिट्रेशन का जो अवार्ड है यदि वो फ्रॉड के थ्रू ऑब्टेन किया गया हो तो उस केस में उसने जो अवार्ड दिया उसको एनफोर्स करने से रोका जा सकता है। दिस अमेंडमेंट वॉज इफेक्टिव रिट्रोस्पेक्टिवली फ्रॉम October 23, 2015। न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर एक्ट आया था 2019 में फॉर फैसिलिटेटिंग इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन, ठीक है। फिर इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन की बात करते हैं तो एक सोसाइटी है रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, ठीक है। फिर ग्लोबल लेवल पे, ये हुआ डोमेस्टिक लेवल पे। ग्लोबल लेवल पे हम देखते हैं तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है। क्या है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो 1923 में बना था बाय इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। किसने बनाया था? इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन स्टैब्लिश्ड बाय कन्वेंशन फॉर पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। तो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है कन्वेंशन फॉर पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट से बनाया था हेग में। UN सेट्राल मॉडल लॉ है जो इंटरनेशनल कमर्शियल मीडिएशन के लिए है और इंटरनेशनल सेटलमेंट एग्रीमेंट के लिए है, ठीक है। तो इसमें डोमेस्टिक और ग्लोबल दोनों क्लियर होंगे आई बिलीव। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन में अभी ना इससे क्वेश्चन आया नहीं है इस वाले टॉपिक से, तो प्रोबेबिलिटी है कि इस सेगमेंट से क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि अभी न्यूज़ में भी है ये, तो करंट अफेयर्स बेसिस पे आ सकता है। फिर है मीडिएशन एक्ट 2023। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ग्रांटेड असेंट टू पास मीडिएशन एक्ट 2023 सीकिंग टू प्रमोट मीडिएशन एज अ प्रिफर्ड मोड ऑफ ADR इन इंडिया। तो उन्होंने मीडिएशन एक्ट 2023 को पास करने के लिए पास किया हुआ था, उसको एसेंट दे दिया है, अब वो एक्ट बन गया।
तो की हाईलाइट्स क्या है मीडिएशन एक्ट 2023 के? तो डिफाइंस मीडिएशन, इट इंक्लूड्स एक्सप्रेशन मीडिएशन, प्री लिटिगेशन मीडिएशन, ऑनलाइन मीडिएशन एंड कम्युनिटी मीडिएशन। तो इसमें 4 टाइप के मीडिएशन को डिफाइन किया गया है, मीडिएशन, प्री लिटिगेशन मीडिएशन, ऑनलाइन मीडिएशन एंड कम्युनिटी मीडिएशन। ठीक है। Parties attempt to reach an amicable settlement of their dispute with assistance of a third party referred to as mediator। तो इसमें एक थर्ड पार्टी रहती है जो मीडिएटर का काम करती है। Voluntary pre-litigation mediation, parties can attempt to settle civil और commercial disputes, दोनों, क्रिमिनल नहीं रहेगा, ठीक है, सिविल और कमर्शियल रहेगा। Disputes by mediation before approaching any court or certain tribunal, ये भी यही समझ आ गया, मतलब कोर्ट में जाने से पहले आप मीडिएशन यूज़ कर सकते हो। Disputes not fit for mediation, क्या क्या चीज़ में आप मीडिएशन नहीं करोगे? जैसे फर्स्ट, रिलेटिंग टू क्लेम्स अगेंस्ट माइनर्स और पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड, तो इस केस में मीडिएशन नहीं होगा। सेकेंड, इन्वॉल्विंग क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, यदि क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन इन्वॉल्व है तो भी नहीं होगा। अफेक्टिंग द राइट्स ऑफ थर्ड पार्टी, यदि किसी थर्ड पार्टी के राइट को इन्वॉल्व हो रहा है तो आप कैसे, दो लोग कैसे फिर मीडिएट कर लोगे? उसके बाद आता है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, मीडिएशन टू टेक प्लेस विद इन द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट और ट्रिब्यूनल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी unless parties agree otherwise to undertake mediation in online mode। तो यदि ऑनलाइन मोड में करना चाहते हो तो अलग बात है, नहीं तो विद इन द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट या ट्रिब्यूनल होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है टाइमलाइन फॉर कंडक्टिंग मीडिएशन, मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 120 डेज। टाइमलाइन है वो 120 डेज में कंप्लीट होना चाहिए, विच मे बी एक्सटेंडेड बाय अनदर 60 डेज विद कंसेंट ऑफ पार्टीज। तो अनदर 60 डेज में होना चाहिए विद द कंसेंट ऑफ पार्टीज। अ पार्टी में विड्रॉ फ्रॉम मीडिएशन आफ्टर 2 सेशंस, विड्रॉ कर सकता है आफ्टर 2 सेशंस। कोर्ट एनेक्स्ड मीडिएशन मस्ट बी कंडक्टेड एज पर द रूल्स फ्रेम्ड बाय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। फिर नेक्स्ट है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया, कंसिस्ट ऑफ 1 चेयरपर्सन, 2 फुल टाइम मेंबर्स विद एक्सपीरियंस इन मीडिएशन एंड एडीआर, और 1 पार्ट टाइम मेंबर रहेगा जो इंक्लूडिंग लॉ सेक्रेटरी, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी, और 3 एक्स ऑफिशियो मेंबर रहेंगे। फिर डिफाइंस मीडिएशन सर्विस प्रोवाइडर्स as a body or organization recognized by Mediation Council of India for conducting mediation. Mediation can be done by authority constituted under Legal Services Authorities Act। किसके अंदर? Legal Services Authorities Act के अंदर जो बनेगी। फिर enforceability की बात करते हैं, तो agreements resulting from mediation will be binding and enforceable in same manner as court judgments। तो बाइंडिंग और एनफोर्सिएबल होगा इन द सेम मैनर जैसा कोर्ट का जजमेंट रहेगा, जैसे कोर्ट का जजमेंट रहता है ना बाइंडिंग, वैसा ही। वर्डिक्ट्स कैन बी चैलेंज्ड बिफोर अ कॉम्पिटेंट कोर्ट विद इन 90 डेज, तो इसको चैलेंज कर सकते हैं कॉम्पिटेंट कोर्ट के सामने 90 दिन के अंदर। मीडिएटेड सेटलमेंट कैन बी चैलेंज्ड ऑन ग्राउंड्स ऑफ फ्रॉड, करप्शन, इम्पर्सोनेशन, डिस्प्यूट्स नॉट फिट फॉर मीडिएशन ओनली, मतलब ये सब ग्राउंड्स पे आप, सिर्फ इन्हीं सब ग्राउंड्स पे आप चैलेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये समझ आया मीडिएशन एक्ट 2023 क्या था। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं लोक अदालत। सुप्रीम कोर्ट ऑर्गेनाइज स्पेशल लोक अदालत ऑन 75th ईयर ऑफ इट्स एस्टैब्लिशमेंट फॉर डिस्प्यूट सेटलमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल लोक अदालत अरेंज की। अब लोक अदालत देख लेते हैं क्या होता है। लोक अदालत इज़ वन ऑफ द अल्टरनेट डिस्प्यूट रेड्रेसल मैकेनिज्म, ये अल्टरनेट डिस्प्यूट रेड्रेसल मैकेनिज्म का पार्ट है। ये स्टैट्यूटरी स्टेटस है इसको अंडर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987। इन 2002 द एक्ट वॉज अमेंडेड टू स्टैब्लिश परमानेंट लोक अदालत। 2002 में एक्ट को अमेंड किए थे परमानेंट लोक अदालत स्टैब्लिश करने के लिए, फॉर पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज विच आर गाइडेड बाय प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो ये प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस पे गवर्न करते हैं ये। दे आर नॉट बाउंड बाय कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर और भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय अधिनियम। इट हैज़ द सेम पावर्स एज अ सिविल कोड अंडर CPC। सिविल कोड के पास जैसा है पावर है वैसे इनके पास है। डिसीजन मेड बाय लोक अदालत इज बाइंडिंग एंड फाइनल एंड नो अपील कैन बी मेड अगेंस्ट इट्स डिसीजन। बाइंडिंग भी है, फाइनल भी, और कोई अपील भी नहीं हो सकती। फिर आता है केसेस रेफर्ड टू लोक अदालत इंक्लूड, कोई केस जो पेंडिंग है कोर्ट में। फिर एनी डिस्प्यूट विच हैज़ नॉट बीन ब्रॉट बिफोर एनी कोर्ट एंड इज़ लाइकली टू बी फाइल्ड बिफोर एनी कोर्ट। ऐसा कोई डिस्प्यूट जो अभी तक कोर्ट के सामने आया नहीं है एंड इज़ लाइकली टू बी फाइल्ड बिफोर कोर्ट, और हो सकता है कोर्ट चला जाए ये मैटर, तो पहले इसको रिजॉल्व कर देंगे। नेचर ऑफ केसेज अंडरटेकन तो इंक्लूड्स मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, ये ध्यान रखना है ना, ये इंपॉर्टेंट है। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स भी आते हैं इसमें, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स भी आते हैं, मोटर एक्सीडेंट केसेस भी आते हैं, और लैंड एक्विजिशन के भी आते हैं। और फर्स्ट लोक अदालत का जूनागढ़ में लगी थी 1982 में, गुजरात। ये जो बेसिकली जुडिशरी वाले क्वेश्चन है ना, मेंस में ज़्यादा पूछे जा रहे हैं अभी। इसमें तो कैसे पूछते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट वगैरह। नेक्स्ट टॉपिक है फ्री लीगल एड। सुप्रीम कोर्ट इशूड डायरेक्शंस फॉर लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ टू इंश्योर एक्सेस टू फ्री लीगल एड फॉर प्रिजन इनमेट्स। तो सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है
कि सुप्रीम कोर्ट ने इशू किए डायरेक्शंस टू लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ जिससे कि फ्री लीगल एड मिल सके प्रिजन इनमेट्स को। फ्री लीगल एड इन इंडिया, इट रेफर्स टू प्रोविजन ऑफ फ्री लीगल सर्विसेज टू इंडिविजुअल्स हु आर अनेबल टू अफोर्ड लीगल रिप्रेजेंटेशन और एक्सेस टू जस्टिस सिस्टम। मतलब फ्री लीगल सर्विसेज देना उनको जो अफोर्ड नहीं कर सकते। लीगल एड कैन इंक्लूड लीगल एडवाइस, रिप्रेजेंटेशन इन कोर्ट प्रोसीडिंग्स, मीडिएशन, नेगोशिएशन, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, ये सब। ठीक है, मतलब बेसिकली या तो उनको लीगल एडवाइस देना, मीडिएशन करना, नेगोशिएशन करना, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स में इन्वॉल्व करना, ये सब। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या है लीगल एड के लिए। आर्टिकल 21 है जिसमें बोला है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो आर्टिकल 21 ये बोलता है, ठीक है, राइट टू लाइफ। फिर 39A बोलता है एंश्योर जस्टिस आर डिनाइड to any citizen because of economic ensure justice are not denied to any citizen because of economic or other disabilities। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से आया था ये। फिर नेक्स्ट है, इसी में अपन नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कि स्टैट्यूटरी प्रोविजंस क्या है लीगल एड के लिए। तो लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट है 1987 की, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट है 1987 की, जो केम इनटू फोर्स कब आई थी 1995 में। इसमें बोला था टू कॉन्स्टिट्यूट लीगल इसमें बोला था टू कंस्टिट्यूट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ टू प्रोवाइड फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज टू वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। तो इसमें नालसा बनी थी, फिर स्टेट लेजिस्लेटिव सर्विसेज अथॉरिटी बनी थी, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सर्विसेज अथॉरिटी बनी थी। फिर सेक्शन 341 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में क्या है, लीगल एड देना है एक्यूज्ड को एट स्टेट एक्सपेंसेस इन सर्टेन केसेस वेयर एक्यूज लैक्स द मीन्स ऑफ लीगल एंगेजमेंट, जहाँ पे लोगों के पास सुविधा नहीं है। फिर गवर्नमेंट स्टेप्स टेकन फॉर लीगल एड कौन कौन से हैं, इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस इन इंडिया, दिशा स्कीम। कौन सी? दिशा स्कीम है, टेली लॉ है, न्याय मित्रा है और लोक अदालत है। फिर नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी नालसा के बारे में पढ़ लेते हैं। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट टू प्रोवाइड फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज टू वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। ठीक है, फंक्शंस क्या है, फॉर्मुलेट पॉलिसीज, प्रिंसिपल्स एंड गाइडलाइंस and frame effective schemes for state legal services authorities to implement legal service programs throughout the country, monitor or evaluate implementation of legal service programs, फिर organize लोक अदालत for amicable settlement of disputes। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, अब इसमें से ना अपन को PYQ देखना है बेसिकली। तो इससे रिलेटेड ना ये जो एलिजिबिलिटी फॉर फ्री लीगल एड है ना, वो वाला PYQ आया हुआ है। ठीक है, PYQ तो इसमें किसको किसको मिलती है, विमेन एंड चिल्ड्रन, इंडस्ट्रियल वर्कमैन, मेंटली इल और अदरवाइज डिसेबल्ड पर्सन, विक्टिम्स ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स और बेगार्स इज डिफाइंड अंडर आर्टिकल 23। फिर पर्सन्स हुज एनुअल इनकम इज लेस देन प्रिस्क्राइब बाय स्टेट गवर्नमेंट, मतलब हर एक स्टेट गवर्नमेंट बताती है कि कितनी इनकम से लेस होना चाहिए। इफ़ द केस इज़ बिफोर कोर्ट अदर देन सुप्रीम कोर्ट एंड लेस देन 5 लाख, यदि सुप्रीम कोर्ट में है तो 5 लाख से कम होना चाहिए, और यदि अलग अलग स्टेट की बात करें तो उनका अलग अलग ये है कि इससे कम होना चाहिए। फिर मेंबर्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, विक्टिम्स ऑफ मास डिजास्टर और पीपल इन कस्टडी इन प्रिवेंटिव होम, जुवेनाइल होम और इन साइकियाट्रिस्ट हॉस्पिटल, तो ये सब लोगों को एलिजिबिलिटी फॉर फ्री लीगल एड है। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, विमेन एंड चिल्ड्रन, इंडस्ट्रियल वर्कमैन, मेंटली इल और डिसेबल्ड पर्सन, विक्टिम्स ऑफ ट्रैफिकिंग, शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब, मास डिजास्टर, वायलेंस, फ्लड, ड्रॉट, अर्थक्वेक, इंडस्ट्रियल डिजास्टर के इफेक्टिव, फिर जो पर्सन कस्टडी में है प्रिवेंटिव होम, प्रोटेक्टिव होम में, जुवेनाइल होम में और साइकियाट्रिस्ट हॉस्पिटल में। और यदि सुप्रीम कोर्ट में केस जा रहा है तो 5 लाख से कम इनकम होना चाहिए, और यदि किसी दूसरे कोर्ट में जा रहे हैं तो स्टेट गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी। ठीक है, तो यही क्वेश्चन है कि क्या एलिजिबिलिटी है फ्री लीगल एड के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ये वाली वीडियो हम यहाँ पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे ट्रिब्यूनल सिस्टम इन इंडिया के साथ। ठीक है, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।